है दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्ट पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग बात कर रहे थे बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को लेके। तो आज इस क्लास पे हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स पे एंड यूनिट 3 से ये हमारा आखिरी क्लास होगा। तो यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट क्लास से यूनिट 4 को स्टार्ट कर देंगे, मतलब लाइट को स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो एंड सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर क्लासेस आपको अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा क्लासेस को अपने दोस्तों के बीच। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे कि बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स पे, तो थर्मोडायनामिक्स हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स। ओके, चलो देखो दोस्तों, ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ठीक है ना, ये एनर्जी पूरे यूनिवर्स पे बहुत सारे रूप में होते हैं। पूरे यूनिवर्स पे, पूरे विश्व ब्रह्मांड पे ये एनर्जी बहुत सारे रूप में होते हैं, ठीक है। एंड उसमें एक रूप है क्या, हीट। ओके, जब हमने हीट चैप्टर को पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये पाया था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी का एक रूप है। ओके, इतना तो हमने जान लिया था, ठीक है, हीट एनर्जी का एक रूप है। एंड देखने वाली बात ये है कि एनर्जी के जितने सारे रूप है ना, ये रूप चेंज हो सकता है, ठीक है, ये रूप चेंज हो सकता है। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप पे चेंज हो सकता है, मतलब एनर्जी जो है अपना रूप है ना, ये बदल सकता है। इसके पास बहुत सारे रूप है ना, तो ये आपस में बदलेगा, ठीक है। ओके, जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर लेता हूँ तो स्पीकर्स, चलो कुछ कॉमन एग्जांपल लेता हूँ मैं। स्पीकर्स हो गया एंड देन हीटर हो गया, मतलब रूम हीटर, ठीक है, रूम हीटर, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन हो गया, फैन हो गया एंड बल्ब हो गया, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम्पल मैंने लिया जो कि बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है। देखो स्पीकर में क्या होता है दोस्तों, स्पीकर में एनर्जी अपना रूप चेंज करता है। किस तरह से? स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, साउंड एनर्जी। ओके, एनर्जी जो अपना रूप है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी पे चला जाता है। एंड हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी पे चला जाता है, ठीक है। एंड माइक्रोफोन के केस में देखो, साउंड एनर्जी अपना रूप चेंज करके कहाँ पे चला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चला जाता है, ठीक है। एंड फैन के केस में, फैन में जब आप इलेक्ट्रिक देते हो तो फैन घूमने लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी अपना रूप चेंज करके मैकेनिकल एनर्जी पे चला जाता है। एंड बल्ब के केस में देखो, जब आप इलेक्ट्रिक देते हो, स्विच ऑन करते हो तो क्या बल्ब लाइट देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो 5 केसेस हमने लिया है ना, 5 एग्जाम्पल लिया है ना, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे एनर्जी अपना रूप चेंज करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है एंड एनर्जी अपना रूप चेंज करता ही रहता है, ठीक है, ऑलवेज चेंज करता है। जिसके पास बहुत सारे रूप है तो वो तो चेंज करेगा ना। अगर आपके पास बहुत सारे शर्ट्स है, ठीक है, बहुत सारे शर्ट्स है, मतलब 100-200 शर्ट्स तो आपके पास होगा, 100-200 शर्ट्स तो होगा, टाइप का शर्ट्स तो होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हर वक्त क्या एक ही शर्ट पहनेंगे? नहीं ना, आप घंटे घंटे क्या करेंगे, 1 घंटे के बाद दूसरा शर्ट पहन लिया, दूसरा शर्ट पहन लिया, फिर अलग सा शर्ट पहन लिया, क्योंकि आपके पास बहुत सारे शर्ट्स है भाई। तो आप तो चेंज करेंगे ना शर्ट, लोगों को दिखाएंगे ना, भाई मेरे पास इतना शर्ट है, देखो अभी मैंने ग्रीन कलर का पहना है तो अभी मैं ब्लू कलर का पहनूंगा, अभी वाइट, ओके, अभी ब्लैक। तो आप चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल एनर्जी भी वैसा ही करता है, अपना रूप जो है, बहुत सारे रूप होने के कारण ये अपना रूप हर वक्त चेंज करता रहता है, ठीक है। ओके, हर वक्त चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे देखो, अब हीट भी तो एक रूप है ना, तो आपके शर्ट्स में से हीट भी एक शर्ट है, ओके, ठीक है ना। अब ये भी चेंज करेगा, ये भी चेंज हो सकता है, हीट एनर्जी, हीट ये रूप जो है हीट, ये भी चेंज हो सकता है अलग रूप में, ठीक है। ओके,
देखो यहाँ पे हमने जो देखा कुछ एग्जाम्पल देखा था, तो बिल्कुल यहाँ पे भी वैसा हो सकता है। हीट जैसे हीट इलेक्ट्रिक पे चला जाता है, ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी पे जा सकता है, ठीक है, ओके, साउंड एनर्जी पे जा सकता है, ओके। तो इतने सारे एनर्जी पे जा सकता, ऐसे वैसे बहुत सारे एनर्जी है जो कि हम फर्दर पढ़ने वाले हैं। जब अगर आप मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो आपको थर्मल जो सब्जेक्ट है बहुत डीप से पढ़ना है, एंड वहाँ पे आपको थर्मोडायनामिक्स मिलेगा, एंड इसको बहुत डीप से स्टडी करना है। एंड हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही लेंगे, ओके। चलो, तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि हीट एनर्जी जो है ये भी बहुत सारे रूप में चेंज हो सकता है, एंड बाकी रूप भी हीट एनर्जी पे आ सकता है। जैसे हीट चेंज हो सकता है दूसरे रूप पे, तो दूसरे रूप भी हीट पे आ सकता है, ठीक है। चलो, अब इस तरह से लिख लेते हैं इसको। देखो, हीट एनर्जी, एनर्जी का एक रूप है हीट एनर्जी, ओके। तो ये एनर्जी भी क्या होगा, ये रूप भी चेंज होगा, चेंज होके क्या हो जाएगा, अदर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी पे चला जाएगा, अदर्स फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी जो रूप है, ठीक है, ये रूप बदल के एनर्जी दूसरे रूप पे जा सकता है, दूसरे किसी भी रूप पे जा सकता है। एंड उसके साथ साथ क्या है, किसी भी दूसरे रूप से एनर्जी हीट एनर्जी पे आ सकता है, ठीक है, ओके। मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस के साथ साथ रिवर्स प्रोसेस, अगर हीट एनर्जी से दूसरे रूप पे जा सकता है तो दूसरे रूप भी हीट एनर्जी पे आ सकता है। एंड थर्मोडायनामिक्स पे हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। हीट से रिलेटेड, हीट एनर्जी से रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स पे, ओके। तो आप थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या कहा गया है, जो कि बिल्कुल स्क्रीन पे शो हो रहा है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो मैंने क्या कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड स्टडी, ठीक है, ओके। देखो पूरा पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स, ओके। इसका मतलब क्या है दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स फिजिकल साइंस का मतलब फिजिक्स का एक ब्रांच है जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं हीट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। मतलब हीट एनर्जी से दूसरे एनर्जी के फॉर्म पे जो जाते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। एंड वाइस वर्सा मतलब दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होके जो हीट एनर्जी पे आते हैं ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि हीट से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, हीट से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन हम जिस ब्रांच पे पढ़ते हैं उस ब्रांच का नाम है क्या, थर्मोडायनामिक्स। बिल्कुल आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके, आगे की टॉपिक में बढ़ते हैं। एंड हम लोग बात करेंगे अभी लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक पे, ओके, लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक पे, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इसको, लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके। तो देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ, ओके, थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक का जीरो सूत्र, ओके, जीरो लॉ, ठीक है, ओके, शून्यतम सूत्र ये भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ओके, एक बार में ही आप समझ जाएंगे। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, अगर दो अलग अलग बॉडी, ठीक है, अगर दो अलग अलग बॉडी, मतलब मैं अगर यहाँ पे ले रहा हूँ दो बॉडी अलग अलग, तीसरे बॉडी के साथ, तीसरे और एक बॉडी मान लेते हैं ये ए है तो ये बी है एंड सी है, ठीक है। तो दो अलग अलग बॉडी ए एंड बी, ठीक है, दो अलग अलग बॉडी ए एंड बी अगर सेपरेटली अलग अलग से थर्ड बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे होता है तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। मतलब समझ में आया कि देखो हमने यहाँ पे तीन बॉडी तो ले लिया ना, तो देखो ये ए बॉडी जो है, ए बॉडी सी बॉडी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, एंड वहीं पे बी बॉडी भी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो ए एंड बी का रिलेशन क्या हुआ दोस्तों, ए एंड बी का रिलेशन क्या होगा दोस्तों, ये हमें मिला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इन दोनों के बीच का रिलेशन देता है हमें क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये कहता है
अगर इस तरह का सिचुएशन है कि दो अलग अलग बॉडी सेपरेटली तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो, तो ये दोनों बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। ये हमें कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। एंड अगर इसको आप सिंपल तरीके से समझना चाहेंगे तो देखो ये तीनों बंदे हैं, ओके, ये तीनों बंदे हैं जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है आपके जैसा, ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा है, ओके। तो इस बंदे के पास जितना पैसा है, ओके, इस बंदे के पास अभी जितना पैसा है, तो हमने देखा इस बंदे के पास भी उतना ही पैसा है, ठीक है। मनी बैग खोल के देखा भाई कि इसके पास जितना पैसा था इसके पास भी उतना ही पैसा है, ठीक है। एंड जब हमने बी का मनी बैग चेक किया तो हमें जितना पैसा मिला, फिर से हमने सी का मनी बैग चेक किया, उसके पास भी उतना ही पैसा है, ठीक है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी के पास भी इक्वल पैसा होगा, ठीक है, ओके। बात समझ में आया? ए के पास जितना पैसा था सी के पास भी उतना ही पैसा है, एंड बी के पास जितना पैसा है सी के पास उतना ही पैसा है। तो ये दोनों अगर अलग अलग से इसके साथ इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होगा ना। बिल्कुल वही चीज़ कहा है क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अभी बात करते हैं, देखो ए बॉडी के पास अगर टेम्परेचर है टी ए एंड बी बॉडी के पास टेम्परेचर, मतलब बी बॉडी का टेम्परेचर है टी बी, सॉरी बी लिखना होगा इसको, एंड सी बॉडी का टेम्परेचर है टी सी, ठीक है। एंड इफ देखो अगर टी ए इजिकल टू टी सी, ए बॉडी एंड सी बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पे है एंड बी बॉडी भी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या कह सकते हैं, देन ए बॉडी एंड बी बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा। इतना ही तो कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ओके। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहा गया है। देखो स्क्रीन पे आ रहा है जो आपको लिखना है, ठीक है, एंड उसके बाद ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, देन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके। चलो देखो क्या कहा गया है, इफ़ टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if two bodies A and B are separately in thermal equilibrium with the third body C, ठीक है, with the third body C, then both the bodies A and B will be in equilibrium with each other, ठीक है। अगर A and B ये दोनों बॉडी सेपरेटली एक थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है तो ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है, ओके। ये था स्टेटमेंट। देन उसके बाद आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है एंड साइड में ये फिगर भी आप ड्रॉ कर दीजिएगा, ओके। देखो यहाँ पे आप ये लिखिएगा, व्हेयर टी ए इजिकल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए, ठीक है, एंड टी बी क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, एंड टी सी क्या होगा बोलो, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सी, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये लिख लीजिएगा। चलो अब करते हैं क्या, ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, यहाँ से हमें टेम्परेचर का डेफिनेशन मिलता है दोस्तों। देखो टेम्परेचर का एक डेफिनेशन मिलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे, तो क्या है वो डेफिनेशन ये भी देख लेते हैं। पहले तो हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ के रखा है, लेकिन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे भी टेम्परेचर का डेफिनेशन मिला है हमें, तो ये किस तरह का डेफिनेशन है, क्या कहा गया है इसमें, तो देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से हमें जो डेफिनेशन मिला है वो क्या है, देखो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस वेदर और नॉट अ पार्टिकुलर सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर सिस्टम। मतलब ये कहा गया है टेम्परेचर एक भौतिक राशि है, ठीक है, टेम्परेचर एक भौतिक राशि है जो कि ये निर्धारित करता है कोई पार्टिकुलर सिस्टम दूसरे कोई सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, ठीक है। बात समझ में आया? टेम्परेचर एक भौतिक राशि है जो कि ये निर्धारित करता है कोई भी पार्टिकुलर सिस्टम दूसरे कोई सिस्टम के साथ
थर्मल इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं। ओके, इतना आपको लिखना है। एंड देखो स्क्रीन पे तो शो हो रहा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अंग्रेजी। ओके ठीक है, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो मैं जो कह रहा हूँ आप ये लिख सकते हैं। ओके चलो अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके अभी तो ये 0th लॉ था, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अभी बात करते हैं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक का पहला फॉर्मूला, ठीक है, 0 देन उसके बाद पहला, एंड दूसरा भी है, दूसरा हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस पे है भी नहीं, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है हमारे पास। ओके तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अगर आप कोई सिस्टम पे हीट एनर्जी देते हैं, अगर आप कोई सिस्टम पे हीट एनर्जी देते हैं तो वो हीट एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है एंड 2 काम करता है। ठीक है, 2 अलग अलग काम करता है। पहला क्या है, पहला तो उसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवाएगा। ओके पहला पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवाएगा एंड दूसरा पार्ट क्या करवाएगा, दूसरा पार्ट उस सिस्टम को एक्सटर्नल वर्क करवाएगा। ओके दूसरा पार्ट उस सिस्टम को एक्सटर्नल वर्क करवाएगा। मतलब अगर आप इस सिस्टम पे हीट देते हैं, ठीक है, हीट बोले तो आप एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवाएगा, इंटरनल इंक्रीज करवाएगा, ठीक है, इंक्रीज, एंड दूसरा पार्ट क्या करवाएगा बोलो, दूसरा पार्ट एक्सटर्नल वर्क करवाएगा। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप कोई सिस्टम पे हीट एनर्जी देते हैं तो वो हीट एनर्जी 2 तरफ से यूज़ होता है, 2 तरह से यूज़ होता है। पहला कि एक पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवाएगा उस सिस्टम का, एंड दूसरा पार्ट उस सिस्टम को एक्सटर्नल वर्क करवाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट, इसे देख लेते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो आपको लिखना है। देन उसके बाद हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख लेंगे एंड हम तो समझ चुके हैं क्या है माजरा, क्या है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ओके देखो, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इज यूज्ड अप इन 2 ways. फर्स्ट टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। मतलब पहला पार्ट क्या करता है, पहला पार्ट सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवाएगा एंड दूसरा पार्ट उस सिस्टम को एक्सटर्नल वर्क करवाएगा। मतलब मैथमेटिकली क्या होगा बोलो, अगर हम Q एनर्जी देते हैं, मतलब Q अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं किसी भी सिस्टम को, तो पहला पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवाएगा एंड दूसरा पार्ट क्या करवाएगा, उसको वर्क करवाएगा, एक्सटर्नल वर्क करवाएगा। ओके एंड आप ये भी लिख लीजिएगा, मैथमेटिकली। ओके मैथमेटिकली Q इज इक्वल टू, ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड नाउ वी हैव टू मेंशन व्हाट वी हैव यूज इन दिस इक्वेशन। ठीक है, ओके, where Q is equal to amount of heat given to the system। ओके ठीक है ना, एंड U क्या है दोस्तों, U है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंड व्हाट इज W, W इज एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके ठीक है, पहले तो आप स्टेटमेंट लिखिएगा। अगर आपको एग्जाम पे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एक्सप्लेन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पूछ लेगा, तो आप क्या करेंगे, पहले तो स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक है, पहले तो स्टेटमेंट लिखना है, देन उसके बाद मैथमेटिकली ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने क्या क्या यूज़ करा है उसको मेंशन करवा देना है। ठीक है, ओके, उसको मेंशन कर देना है, बस इतना ही आपको लिखना है तो कंप्लीट हो जाएगा एकदम। फर्स्ट लॉ से पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर और कोई पूछता है तो उस तरह से एग्जाम, मतलब उस तरह से आंसर देंगे ना। ठीक है, अगर थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पूछता है तो आपको ये पूरा चीज़ लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है
एंड उसके साथ साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने क्या क्या यूज़ करा है उसको लिखना है। ठीक है दोस्तों, ओके चलो। अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ किया है इंटरनल एनर्जी। ओके, इसके पहले हमने इस टर्म को नहीं जाना है। ओके, तो ये इंटरनल एनर्जी क्या है इसको देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही हमें इंटरनल एनर्जी का जो कंसेप्ट है ये मिलता है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। देखो कोई भी सिस्टम पे, ओके, कोई भी सिस्टम पे उस सिस्टम के मोलिकुलर मोशन एंड मोलिकुलर कन्फिगरेशन के लिए अपना एक उसका एनर्जी होता है। ओके, वो अपना एक एनर्जी होल्ड करता है एंड उसी एनर्जी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। मतलब ये है, यहाँ पे मैंने एक सिस्टम लिया था, तो इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे मोलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे मोलिक्यूल्स होंगे एंड मोलिक्यूल्स में मोशन होगा, ठीक है, चाहे वो मोशन ट्रांजिशनल मोशन हो, ओके, या फिर रोटेशनल मोशन हो या फिर वाइब्रेशनल मोशन हो। सॉलिड के केस में वाइब्रेशनल मोशन होता है, ठीक है। तो ये जो मोलिकुलर मोशन है एंड ये मोलिकुलर कन्फिगरेशन कि मोलिक्यूल कैसे कैसे कन्फिगर किया गया है, ओके, कैसे कैसे ये सजाया है, ओके, मतलब सजा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए ये सिस्टम एक एनर्जी को पोजेस करेगा, मतलब होल्ड करेगा। इसमें एक एनर्जी होगा जिसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखिए इंटरनल एनर्जी के रूप में। तो क्या है कि इसके अंदर मोलिक्यूल में अपना मोशन है। इस सिस्टम के अंदर जो सारे मोलिक्यूल है, ये सारे मोलिक्यूल्स अपना वाइब्रेशन, मानते हैं वाइब्रेशनल मोशन पे है, ओके, वाइब्रेट कर रहा है, ये सारे मोलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पे। तो जब आप हीट देंगे तो क्या होगा, ये मोलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड और ज़्यादा क्या वाइब्रेट करने लगेगा, ओके। मतलब इसका जो इंटरनल एनर्जी है ये इंक्रीज़ हो गया है, इसके लिए ही तो ये और ज़ोर से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। एंड क्या होगा कि जब आप हीट देंगे तो हीट से इसका थर्मल एक्सपांशन होगा, मतलब इसका डायमेंशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये एक्सटर्नल वर्क करा है, ओके। अगर ये अपना जो एक्सपांशन हो रहा है इसके अंदर, तो इसके हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा वर्क कर रहा है, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब सम एक्सटर्नल वर्क ये कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इंटरनल एनर्जी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसको एकदम समझ लेते हैं, बातों बातों में समझ लेते हैं। तो चलो पहले इसको इरेज कर देता हूँ। अभी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो पहला इम्पोर्टेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ओके, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। ठीक है, ओके, ठीक है ना, इतना तो आपको समझ में आ चुका है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, इतना पता चल चुका है। एंड ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये मैटर के तीनों स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। मतलब मैटर के कोई भी मैटर के, ओके, कोई भी मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, नेचुरली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। तो ये तीनों के लिए ही लागू होता है इक्वली, ठीक है, ओके, कोई भी भेदभाव नहीं, तीनों के लिए ये लागू होता है। एंड तीसरा देखेंगे तो तीसरा हमें ये मिल जाएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें मिलता है इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट, ओके। इंटरनल एनर्जी का जो कंसेप्ट है ये हमें कहाँ से मिलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, ओके। एंड और एक बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है यहाँ से हमें पता चलता है कोई भी मशीन से, ओके, कोई भी मशीन से या फिर इंजन से अगर हम वर्क करवाना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि उसी मशीन को हमें इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा, ठीक है, तब जाके हमें वर्क मिलेगा। अगर नहीं देते हैं तो नहीं मिलेगा, ओके, ठीक है ना। देखो जैसे कोई भी डीजल इंजन जो कि कार में होते हैं, डीजल इंजन में जब आप डीजल डालेंगे तभी इंजन चलेगा, अगर नहीं डालते हैं नहीं चलेगा, क्योंकि हम जितना वर्क लेना चाहते हैं, ठीक है, डीजल डालेंगे तभी वो हो सकता है, क्योंकि डीजल में होता है क्या बोलो, केमिकल एनर्जी, हम उसे एनर्जी देते हैं तब वो वर्क करता है, ठीक है ना। चलो अब कुछ लिमिटेशन भी देख लेते हैं। देखो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, यहाँ पे हमें जो एनर्जी का जो चेंज होता है ना, एनर्जी का जो चेंज होता है इसका डायरेक्शन नहीं पता चलता है। मतलब किसी भी सिस्टम पे जो एनर्जी का चेंज होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम पे अगर एनर्जी का चेंज हो रहा है तो एनर्जी का चेंज किस डायरेक्शन पे हो रहा है ये हमें पता नहीं चलता है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें सोर्स ऑफ हीट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। ओके, कोई भी आइडिया नहीं मिलता कि सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, ठीक है, सोर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो ये हमें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं मिलता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। अभी बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक के प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा चीज़ें हैं। चलो, टाइम भी आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। ओके, हमारे पास अभी 5 मिनट्स बचा है, तो हम क्या करते हैं 5 मिनट्स में ये सारे प्रोसेस भी कर लेते हैं। तो आधे घंटे में आज का क्लास ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। चलो, पहला प्रोसेस देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम सुना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, सिर्फ कंसेप्ट लेना है यहाँ पे। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है दोस्तों? आइसो जहाँ पे आता है मतलब इक्वल, ठीक है। ओके, थर्मल मतलब टेम्परेचर, ठीक है। ओके, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है, घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं। ओके, हीट का ट्रांसफर तो होगा, लेकिन टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, कोई भी प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस तरह का प्रोसेस को कहते हैं क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, ओके, वाटर को उबालना, पानी को उबालने की जो प्रोसेस है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ओके, टेम्परेचर लेकिन अब बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। एंड स्टीम को प्रोड्यूस करना मतलब वो वाटर वेपर, ठीक है ना। ये दोनों प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता है। ओके, ठीक है ना। चलो, अब दूसरा बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ये चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके, एक काम करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर पूछा जाए तो आपको तो लिखना भी है। तो स्क्रीन पे मैं शो करवा रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस का डेफिनेशन। देखो क्या कहा गया है। ओके, देखो क्या कहा गया है। व्हेन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम undergoes a process in which its temperature remains constant, ठीक है, then the process is called to be isothermal process। ओके, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है, पहले ही समझ के रखा है, सिर्फ इसका डेफिनेशन जो है आपको लिख लेना है। When a thermodynamic system undergoes a process in which its temperature remains constant, then the process is said to be आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। एन एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा बॉइलिंग ऑफ वाटर। ओके, ठीक है ना। अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का भी डेफिनेशन लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का कोई भी लेन देन होता नहीं है। ओके, हीट का कोई भी लेन देन होता नहीं। एक सिस्टम लेते हैं, अगर इस सिस्टम से कोई हीट बाहर नहीं जाता है, कोई हीट बाहर नहीं जाएगा, एंड थोड़ा सा भी हीट अंदर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब हीट का लेन देन नो चांस। ओके, ठीक है। ये सिस्टम को इस तरह से कवर किया गया है कि इस सिस्टम के अंदर ना कोई हीट आ सकता है, ना हीट बाहर जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस को कहते हैं हम क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस, जहाँ पे नो चेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ओके, ठीक है ना दोस्तों। चलो, एंड इसका डेफिनेशन भी लिख लो। क्या कहा गया है? When a thermodynamic system undergoes a process, under the condition that no heat comes into or goes out of the system, then the process is said to be adiabatic। Okay, क्या कहा गया है? When a thermodynamic system undergoes a process under the condition that no heat comes into, मतलब कोई थोड़ा सा भी हीट अंदर नहीं आता है, और गोस आउट ऑफ द सिस्टम से बाहर भी नहीं जाता है, ठीक है। तो हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो इस तरह का सिस्टम को कहते हैं क्या? बोलो, इस तरह का प्रोसेस को कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। जैसे कि सडन ब्रास्टिंग ऑफ द ट्यूब, ठीक है, साइकिल का ट्यूब, बाइक का ट्यूब, या फिर लॉरी कार का ट्यूब जो होता है, सडनली अगर ब्रास्ट होता है, तो उस तरह का प्रोसेस को कहते हैं क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे हीट का जो एक्सचेंज ये नहीं होता है, ठीक है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबैरिक, और एक रह गया है, सिर्फ एक ही रह गया है, तो बात कर लेते हैं आइसोबैरिक देन आइसोकोरिक। ओके, आइसोबैरिक,
आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो दोस्तों, ये जो आइसोबैरिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है ना। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। इसका भी सिंपल सा एग्जांपल होगा बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर पे क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है ये बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है ना, ठीक है, ओके। अगर आप खुले ओपन वेसल में, ओपन पॉट में क्या करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे, तो वहाँ पे अगर बॉइलिंग हुआ या फिर स्टीम डेवलप होगा, वाटर वेपर डेवलप होगा, तो इस तरह का प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगता है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर चेंज नहीं होता है क्योंकि ये वेसल ओपन है, इसलिए सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा, ठीक है ना। अगर इस तरह की पॉट पे आप वाटर को हीट देते हैं नीचे से, ठीक है ना, तो इसके ऊपर, इस वाटर सरफेस के ऊपर क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा ना, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। चलो, अब इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो देखो क्या कहा गया है, व्हेन अ प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हेन अ प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके। एग्जांपल, हीटिंग ऑफ वाटर इन द बॉयलर, ओके, और ऑफ अ स्टीम इंजन और फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। अब लास्ट बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये किस तरह का प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, ओके। ये एक इस तरह का प्रोसेस है जहाँ पे वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के इस प्रोसेस को किया जाता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह का प्रोसेस को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी इसका डेफिनेशन भी लिख लो, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, व्हाइल अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस, ओके, व्हेन ए प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइडियल गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, ओके। चलो, अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि स्क्रीन पे यहाँ पे डिफरेंस शो करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको लिखने में काफ़ी सुविधा होगी। तो चलो आप लिखते रहिए एंड मैं यहाँ पे कहते रहता हूँ क्या एक्चुअली क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। देखो, पहला क्या कहा गया है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर जो है कांस्टेंट होता है। एंड यहाँ देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ वेराइड, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का जो क्वांटिटी है ये वेरी होता है, क्योंकि लेन देन यहाँ पे होता है, हीट का लेन देन यहाँ पे होता है, तभी तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट इन दिस सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है वही रहेगा, क्वांटिटी ऑफ हीट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या है, वॉल ऑफ द एनक्लोज वेसल इज मेड ऑफ गुड कंडक्टर, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर हीट का जो लेन देन है, एक्सचेंज है, ये होता रहता है। इसके लिए गुड कंडक्टर ही लेना होगा, तभी तो हीट का एक्सचेंज होगा ना, ओके। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में बैड कंडक्टर लिया जाएगा, कंटेनर का वॉल जो होगा ये बैड कंडक्टर से होगा, क्योंकि अगर हीट का एक्सचेंज होता है तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, ओके। एंड देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ये है बहुत ही फास्ट प्रोसेस, ठीक है। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कोई चेंज नहीं होता, ये वर्क करता है, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में इंटरनल एनर्जी चेंज होता है एंड इसका टेम्परेचर भी वेरी करता है, ठीक है, बढ़ता है घटता है, ठीक है, ओके। चलो, ये था आज का क्लास एंड आज से हमारा जो यूनिट 3 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ये ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम
स्टार्ट करेंगे लाइट को, मतलब यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। एंड जो सभी मैकेनिकल के बंदे हैं, ओके, एसबीटी बिहार के जो ग्रुप ए के बंदे हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं अप्लाइड साइंस का जो क्लास है स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल ये जो हफ्ता था, ये हफ्ता में बहुत ही प्रॉब्लम गया। पहले तो बारिश आया था, बहुत ही वेदर कंडीशन बैड था। देन हमारे यहाँ पे हमारे इलाके में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, 2 पोल गिर गया था एंड पूरा रिपेयरिंग प्रोसेस आया, फिर वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी उड़ गया था, तो बहुत ही टाइम लग गया, ठीक है। आज सुबह ही ये ठीक हुआ है, तो इसलिए आज मैं क्लास दे पा रहा हूँ। तो चलो आगे से शायद ऐसा ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए घर में रहना, स्वस्थ रहना एंड अपना जो प्रिपरेशन है प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए कोई भी अपडेट ऐसा नहीं आया है कि आपको एग्ज़ाम डेट दिया गया है या फिर एग्ज़ाम नहीं होगा ये बोला गया है, इस तरह का कोई भी अपडेट नहीं है। इसलिए प्रिपरेशन आप जारी रखिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम लिया जा सकता है एंड लेने का चांसेस ज़्यादा है, ओके, ठीक है ना। चलो अब ये डिपेंड करता है बोर्ड पे, बोर्ड एग्ज़ाम लेगा या फिर नहीं, लेने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसीलिए अपना जो प्रिपरेशन है इसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।